तो ये है भाग 2, पार्ट 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग the infotainment unit of my Maruti Suzuki car, which I took off recently in the year of 2026. I had posted another video of how to make a good electronic product. Basis the follow-up questions on those, I have started recording this video. तो सबसे पहले ये सवाल आया था कि ये काली चिप क्या है। ये एक रेनेसास कंपनी का माइक्रो कंट्रोलर है। चूँकि ये इंफोटेनमेंट यूनिट डिज़ाइन हुआ है डेंसो कंपनी, जो टोयोटा की सब्सिडरी है आज, नेचुरल है कि इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर एक फेलो जापानीज़ कंपनी का होगा जो रेनेसास का है। इसमें एक NXP का चिप भी लगा है। नाउ NXP इज़ अ यूरोपियन ब्रांड, अ डच ब्रांड which makes semiconductors, and this is the power management sort of IC which essentially make likely to make sure that क्योंकि एक गाड़ी में लगता है, यहाँ पर ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं पावर के वोल्टेज स्टेबिलिटी पे, क्योंकि ये गाड़ी भी 10 साल पुरानी है और ये डिज़ाइन मुझे लगता है कि 15 साल से ज़्यादा पुराना है। तो ये लोग ने इस आर्किटेक्चर में क्या किया है कि यहाँ पर एक पावर मैनेजमेंट आईसी लगाया है, जो इंश्योर करता है कि बाकी सारी चीज़ों को चालू करने से पहले पावर स्टेबल हो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन में कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे रखे जाते हैं जहाँ पर आईसीज माउंटेड नहीं होती। जैसे गाड़ी अगर हाई एंड हो वर्सेस गाड़ी लो एंड हो, तो कुछ कुछ चीज़ें माउंट नहीं करते ताकि डिज़ाइन सेम रहे। अगर ये ऐसा कोई इंफोटेनमेंट यूनिट, सो बेसिकली ये ऐसे कॉन्फ़िगर्ड होता है गाड़ी में, इट्स परपेंडिकुलर माउंटेड। तो क्या होता है कि आज के ज़माने में अगर आपको इंफोटेनमेंट यूनिट डिज़ाइन करना है तो ऐसे 2 बोर्ड्स की शायद ज़रूरत ना पड़े, एक बोर्ड में ही हो जाए, बिकॉज ये करीब करीब 10 से 15 साल पुराना डिज़ाइन है। जो आपको आज ऐसे इससे एडवांस्ड इंफोटेनमेंट यूनिट्स आजकल आपको 2 व्हीलर्स में भी देखने मिलते हैं, एडवांस्ड फीचरिंग वाले, जिसका मेन कारण है कि ये वाले चीज़ों में एडवांसमेंट हुआ है। दिस इज़ प्योरली ब्लूटूथ विच इज़ N4 ब्लूटूथ। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया है कि एंटीना पे कुछ बात की जाए। सो इट्स अ ब्लूटूथ आईसी जहाँ से आपको एक ट्रेस दिखता है जो एक ऐसी जिगजैग लाइन में जाता है। नाउ पर्सनली स्पीकिंग, आई हैव बीन extremely intrigued by antennae because these are magic according to me। ये आपको एंटीने इस डिवाइस में दिखेंगे, आपको एंटीने ऐसे दूसरे टाइप के ट्रैकर्स में भी दिखेंगे जहाँ पर ये बाहर आता है। ये भी एक डिज़ाइन किया है मीडियाटेक ने, सिमिलर कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। जैसे ये ब्लूटूथ है वैसे ये ब्लू कलर का 4G है। एंड इसके बाजू में जो ये एंटीना दिख रहा है ये आपको पोजीशन लॉक करने में, जिसको हम कहते हैं GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स के सिग्नल को रिसीव करने के लिए। नाउ ये एंटीना का विषय इतना बढ़िया है कि मैंने 2025 में एक बुक पढ़ना शुरू करी जिसका नाम है एंटीनेस बाय जॉन डी क्रॉस, जिसने हर्ट्स जो एंटीना का इन्वेंटर है और मिस्टर मार्कोनी जो इसके प्रैक्टिकल पायनियर है, इसको डेडिकेट की है। इसमें बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है। इसके ऊपर एक और वीडियो जो मैंने बनाई है वो ये है कि एंटीने जो है वो जनरली मेटल के होते हैं इस टाइप ऑफ एप्लीकेशन में, जिसके ऊपर कुछ एक सिरामिक मटेरियल डालते हैं जिससे एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो। तो इमेजिन करिए कि ये एक मूविंग गाड़ी है जहाँ पर आपको पता नहीं है कि जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो जो मोबाइल है वो कितनी दूरी पर है, मोबाइल से आपको गाने सुनने हैं,
मोबाइल पेयर करना है, ये सारा का सारा सिग्नल ये एंटेना डिज़ाइन पर निर्भर करता है। एंड ये आपको सवाल ऐसे आएंगे कि भाई ये एंटेना का जिगजैग क्यों है, स्ट्रेट क्यों नहीं है, जिगजैग है तो ऐसा जिगजैग क्यों है, वी क्यों नहीं है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे इस ऐसी टाइप की इंजीनियरिंग बुक में। इसका फिजिक्स सबका सेम है, स्टैंडिंग वेव क्रिएट करने का गोल होता है, जिसका एक वीडियो लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ कमेंट सेक्शन में या जब ये नरेशन चल रहा है तब मैं दूंगा। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जीपीएस में यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ये सब सेम कंसेप्ट से बना हुआ है। एक बार स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गया, उस स्टैंडिंग वेव में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो यहाँ पर से कलेक्ट होके यहाँ पर रिले होती है, ये सिग्नल प्रोसेसर से वो प्रोसेस होके बाकी स्पीकर में जाती है। सो दिस इज़ एट विद रिस्पेक्ट टू एंटीना। बहुत सारे सवाल जियोपॉलिटिक्स पे भी आए, तो गौर करने की बात यह है कि NXP चिप जो है वो उस जगह पर बना है जहाँ पर ये काल भाई करीब करीब 200-300 साल पहले आ गए, और ये पूरा का पूरा चीज़ वहाँ बना है जहाँ पर ये दोनों का मिश्रण, कार्ल और एडम स्मिथ का मिश्रण जिसने अपनाया है इंडिया जैसी मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप कंट्री ने, वो वहाँ पर ये असेंबल हुआ है। डिज़ाइन हुआ है ये जापान में, जहाँ पर ना इनकी चलती है ना उनकी, जहाँ पर चलती है इन टाइप के लोगों की। ये जनाब फाइनमैन अमेरिकन है, इसके जो मैक्सवेल है वो यूरोपियन है। तो ये सारी थियरी अलग अलग देशों में बन के एक जगह पर असेंबल हुई है। और इसके जियोपॉलिटिक मत, और हाँ, ये सब चीज़ NXP हो गया, रेनेसास हो गया, इसका एनकोर हुआ, इसमें मीडियाटेक हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें बनती है TSMC में बाय एंड लार्ज। जो ये भाई क्रिस मिलर ने अभी रिसेंटली पब्लिश हुई बुक चिप वॉर में हमें साझा किया है, काफ़ी अच्छे से कंपाइल्ड बुक है ये। बहुत सारे R&D और इन्वेस्टर डिस्कशन में ये भी समझ में आता है कि ये सब डिज़ाइन में कौन सा स्पेंड एक्सपेंस आउट किया जाना चाहिए, कौन सा स्पेंड कैपिटलाइज किया जाना चाहिए, जिसके लिए सिर्फ ये बुक पढ़ना काफ़ी है, अकाउंटिंग फॉर नॉन अकाउंटेंट्स बाय वेन लेबल। सो ये बुक पढ़ने के बाद आपको उदाहरण के तौर पे ये बताते हैं कि मान लो आपको ये एंटीना डिज़ाइन करना है इस एप्लीकेशन के लिए। बाय एंड लार्ज इंडियन मेंटालिटी ये है, या जनरल मेंटालिटी ये है कि भाई किसी और का प्रोडक्ट खोलो, एंटीना देखो, बेंचमार्क करो और अपना डिज़ाइन में छाप दो। ये मेंटालिटी से काम करता है बट ये मेंटालिटी ठीक नहीं है डिज़ाइनर के लिए। तो आपको अगर फंडामेंटली एक नया एंटीना डिज़ाइन करना है, जिसके लिए आप अगर ट्रायल कर रहे हो, तो वो जो आपका खर्चा है वो आपको P&L को चार्ज करना है। एक बार एंटीना बन जाए और आपको पता है कि ये ब्लूटूथ एंटीना बन रहा है, तो वो आपको बैलेंस शीट में इंटेंजिबल असेट्स में दिखाना है और उसको अमोर्टाइज करना है। एक और क्वेश्चन आया मेरे लास्ट इसके ऊपर कि ये सारी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज़ जो यूरोपियन कंपनीज़ होती है वो बिज़नेस डेवलपमेंट के एक्सपेंस को 25 साल तक अमोर्टाइज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये जो डिज़ाइन है N4, ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्लियर कट, ये 2012 में बना है। ये गाड़ी में ख़रीदी थी मैंने 2019 में, तो और अभी तक ये चल रहा है, इट इज़ परफॉर्मिंग प्रिटी डिसेंटली। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स। तो अभी ये तो है डेंसो और मारुति, विच आर जापान में जिसको हम कह सकते हैं काइरेत्सु के पार्टेक। तो ये लोग के रिलेशनशिप्स काफ़ी डीप और काफ़ी मजबूत होते हैं। डेंसो और टोयोटा दोनों मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ है, एंड इसके लिए आप कहीं पर भी देखो, जापान में, यूरोप में, US में, ऑटो कॉम्प और ऑटो कंपनी के बीच में का रिलेशनशिप काफ़ी गहरा होता है, एक दूसरे को डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, कस्टमर कंसंट्रेशन का रिस्क
पैन आउट नहीं होता है, स्पेशली अगर आप कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन बोलो रेनेसा टाइप की कंपनी में। ये लोग फटाक से चिप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट स्ट्रेटेजिक इन देयर पोर्टफोलियो। सिमिलरली N4 वाला भी, ये सब बहुत स्ट्रेटेजिक होता है। हाँ, पैसिव्स है, जैसे कि ये हो गए रजिस्टर, डायोड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑल्टरनेट्स होती है, मतलब इसके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यू कैन चेंज इट फास्ट। द रीज़न वाई दीज कैन बी चेंज फास्ट इज़ बिकॉज आफ्टर यू मेक दीज थिंग्स, दीज गो थ्रू a lot of validation, a lot of time consuming things to certify, etc. So you cannot easily change these things. Of course, it's not impossible to change this. Now, what more questions came in? So business development, yes. So why 25 years is because the relationships have been proven to people in the financial slash accounting industry that ये relationships काफ़ी लॉन्ग टर्म रहते हैं। तो जो भी हम बिज़नेस जीतने के लिए यहाँ पर स्पेंड करते हैं वो हमें फाइनेंस की तरफ से एक बड़ा टाइम मिल जाता है इसको हमारे बुक्स में रखने के लिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज करने के लिए। तो ये हो गया आज का अपना डिस्कशन ऑन ये काला चीज़ क्या है, कहाँ बनती है वगैरह वगैरह। हाँ, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट डेंसो विच मेड दिस इज़ दैट डेंसो इज़ ऑल्सो द इन्वेंटर ऑफ QR कोड्स। जो हमें QR कोड्स देखने मिलते हैं, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ आपको चिपकाऊंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ ऑल्सो द QR कोड्स are based on theory by Richard Hamming, who invented error connecting codes. So it's quite interesting that you see how intense R&D in autocoms is and how impactful R&D in autocoms is to the overall world, because जनरली आपको थोड़े से स्पेशल टाइप के लोग मिलेंगे R&D कंपनीज, ऐसे R&D कंपनीज में, बिकॉज ये सब बनाना कोई साधारण काम बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत सारे इसमें नो हाउ चाहिए, बहुत सारे मैन ईयर्स चाहिए इसको समझने के लिए, इसकी नो हाउ बिल्ड करने के लिए, तब जाके आप इसको परफेक्टली बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आए थे कि आपने बोला था कि भाई ये 2 से 4 करोड़ रुपए पर महीने के कॉस्ट में बनता है और इसको 15 से 18 महीने लगते हैं, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 to 100 crores equivalent, which is true. We can discuss a little bit about how to break this down and see these things. Of course, estimates are available in books like this and many other books which are written on developing even such kind of electronic products. Thank you.